एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइपोकैलेमिया। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर मैं हाइपरकैलेमिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलरली वैकेंसीज से रिलेटेड और काफी सारे क्विज को भी अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइपोकैलेमिया होता क्या है। हाइपोकैलेमिया इज द, जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि डिक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी। बॉडी में जब पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल पोटेशियम लेवल की बात करें तो नॉर्मल लेवल होता है 3.5 से 5.5 मिलीग्राम पर लीटर, और यही लेवल जब 3.5 से कम हो जाएगा तो उसी कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोकैलेमिया। अब देखिए, अगर हम बात करें कि हाइपोकैलेमिया के कॉजेस क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया अराइज होता है। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट कॉज है बार्टर कॉन सिंड्रोम। अब देखिए, नाम से थोड़ा ये हैवी सा लग रहा है ना कि अब है क्या ये चीज। तो एक्चुअली बार्टर कॉन सिंड्रोम जो है उसको हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी बोल सकते हैं। उसको हम बोल सकते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, या फिर हम एक थोड़ा सा डिटेल में अगर इसकी स्टडी करें तो बार्टर सिंड्रोम जो है ये एक तरह का इनहेरिटेड डिजीज है। ठीक है, बार्टर सिंड्रोम एक इनहेरिटेड डिजीज है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि बाय बर्थ ही, ठीक है, इनहेरिटेड डिजीज है तो इसमें क्या होता है कि बाय बर्थ जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, ठीक है, जो नेफ्रॉन के अंदर जब लूप ऑफ हेनले जो होता है उसके असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या हो जाता है, बाय बर्थ डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। मींस पोटेशियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है लूप ऑफ हेनले, और उस वजह से पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, और यही है बार्टर कॉन सिंड्रोम। नेक्स्ट कॉज है एल्कलोसिस, कि जब अगर बॉडी के अंदर एल्कलोसिस है तो वो भी एक कॉज होता है हाइपोकैलेमिया का। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी अगर बॉडी के अंदर एल्कलोसिस है तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम का शिफ्ट हो जाता है। पोटेशियम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और कहाँ शिफ्ट हो जाता है वो, प्लाज्मा से बाहर, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ आ जाता है, यूरिन के अंदर आ जाता है। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं हम कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसके अंदर से जितना भी पोटेशियम है वो कहाँ आ जाएगा, अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। तो एल्कलोसिस भी एक कॉज है। नेक्स्ट है ड्रग्स, की कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हाइपोकैलेमिया कॉज करवाती है। ड्रग्स को हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लेक्सेटिव अब्यूज, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा लेक्सेटिव्स ले रहा है, जैसे कि लैक्टिलोस है, ठीक है, लैक्ट्यूलोस है, इसबगोला है, ये सारे जो है लेक्सेटिव्स अगर इनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो भी पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है ओवरलोड इंसुलिन, इंसुलिन ओवरलोड की वजह से भी होगा। नेक्स्ट है एक्यूट ग्लूकोज लोड, अगर बॉडी के अंदर क्या हो गया है कि ग्लूकोज का लोड बहुत ज्यादा हो चुका है तो उस वजह से भी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट है डायरिया, तो डायरिया के अंदर भी क्या होगा, फ्लूइड एंड वाटर लॉस होगा, तो उसी में क्या हो जाएगा, पोटेशियम का भी लॉस होगा और अल्टीमेटली हाइपोकैलेमिया होगा। अब देखिए, अब ये तो हमने देख लिया कि बार्टर कॉन सिंड्रोम, एल्कलोसिस। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, अब इसको लर्न करने की जो ट्रिक है ना वो आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है बेड लोड। आपको बस यही वर्ड याद रखना है, बेड लोड। ठीक है, बी से हो जाएगा बार्टर कॉन सिंड्रोम, ए से एल्कोलोसिस, डी से ड्रग्स, एल से लेक्सेटिव अब्यूज, ओ से ओवरलोड इंसुलिन, ए से एक्यूट ग्लूकोज लोड और डी से डायरिया। बस यही वर्ड है जिससे आपके सारे कॉजेज जो है वो इंक्लूड हो गए और आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द ड्रग्स कॉजिंग हाइपोकैलेमिया। ठीक है, अब देखिए कॉजेज के अंदर हमने देखा था कि कुछ ड्रग्स की वजह से भी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। अब कौन कौन सी ड्रग्स है, सबसे पहले है बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा टू एगोनिस्ट जो होती है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर पेशेंट को प्रोवाइड करी जाती है। अब जैसे कि अस्थमा वगैरह है, ब्रोंकियल अस्थमा, उसके अंदर जैसे कि अगर हम कुछ स्पेसिफिक नाम की बात बोले कि बीटा टू अगोनिस्ट के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो उसके अंदर आएंगी, उसके अंदर आता है अल्ब्यूट्रोल, टर्ब्यूटालिन, ये सारी ड्रग्स जो होती है वो बीटा टू अगोनिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, एक देखिए टर्ब्यूटालिन, ये ड्रग्स किस में आती है, बीटा टू अगोनिस्ट में, और ये कॉज होती है हाइपोकैलेमिया का। ठीक है, ये बॉडी के अंदर पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है, ये भी ड्रग जो है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, और कौन से डिजीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ये है लेशमेनियासिस, लेशमेनियासिस। ठीक है, और इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है काला आजार। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी जो है ये एक तरह की एंटी फंगल ड्रग है, और ये भी हाइपोकैलेमिया का कॉज होती है, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट को, नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, डायरिया होता है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, बॉडी से पोटेशियम लॉस होता है। नेक्स्ट है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन के लिए भी यही रीजन है कि डिगॉक्सिन जो है वो भी नोजिया वोमिटिंग करवाता है। ठीक है, और डिगॉक्सिन जो है वो क्या करवाता है, उसका एक और चीज है कि ये जो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो होता है हार्ट का, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और जब ये पूरा एटीपी से ब्लॉक हो गया तो अल्टीमेटली पोटेशियम का लेवल कम होता ही है। ठीक है, और अगर आप डिगॉक्सिन के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड जो है ये एक डायूरेटिक है, और डायूरेटिक का काम ही होता है कि बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह जो होता है उसको एक्सक्रीट करना, तो उसी फ्लूइड के साथ में पोटेशियम का भी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन और थायजाइड्स। थायजाइड्स जो है उसको भी हम एक तरह से डायूरेटिक की कैटेगरी के अंदर ही डाल सकते हैं, और इंसुलिन भी कहीं ना कहीं आगे जाके हाइपोकैलेमिया को कॉज करवाता है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि ड्रग्स हैं ये सारी, ये क्या करवाती हैं, हाइपोकैलेमिया करवाती हैं, पर अब इसको कैसे लर्न करें, तो इसको लर्न करने का ट्रिक जो है वो है बेड फिट, बेड फिट। ठीक है, देखिए कॉजेज को हमने लर्न करा था बेड लोड। ठीक है, और इसको हमें लर्न करना है बेड फिट से। ठीक है, अब बी से हो गया बीटा टू अगेनिस्ट, ए से एम्फोटेरिसिन बी, डिगॉक्सिन, फ्रूसेमाइड, इंसुलिन एंड थायजाइड्स। ठीक है, ये एक निमोनिक हो गया ड्रग्स से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीजी चेंजेस। अगर आपने मेरा हाइपरकैलेमिया वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि हाइपरकैलेमिया के टाइम पर ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उसको थोड़ा मैंने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन करा है। तो इसी तरह से अगर पेशेंट में हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो उसके भी ईसीजी के अंदर चेंजेस आएंगे, और कौन कौन से चेंजेस आएंगे, एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्टेड, अबनॉर्मल यू वेव और प्रोमिनेंट क्यू वेव। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अबनॉर्मल यू वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 का जो दिल्ली एम्स का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अबनॉर्मल यू वेव के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, सबसे पहला होगा, अब देखिए मोस्टली हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना कि फ्लूइड का लॉस हो रहा है तब हाइपोकैलेमिया हो रहा है, या नोजिया वगैरह हो रहा है तब फ्लूइड का लॉस हो रहा है, उससे हाइपोकैलेमिया हो रहा है। तो जब भी अगर पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि वीक और थ्रेडी पल्स होगा। ठीक है, पेशेंट में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा। अब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या है कि अगर पेशेंट बैठा हुआ है या पेशेंट लेटा हुआ है और जैसे ही वो खड़ा होगा,
ठीक है पेशेंट, तो क्या होगा सडनली उसका जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल डाउन हो जाएगा और पेशेंट को चक्कर आ जाएगा। ठीक है, और यही कंडीशन है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट के अंदर स्केलेटल और रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होगा। नेक्स्ट है उसकी बोवल मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। ठीक है, अब पॉलीयूरिया जो होगी उसके अंदर क्या होगा कि जो किडनी होगा, ठीक है, पॉलीयूरिया का मतलब क्या है कि यूरिन ज्यादा निकलने लग जाएगा। ठीक है, और जब यूरिन ज्यादा निकल जाएगा तो किडनी कैसा यूरिन एक्सक्रीट करेगा, डाइल्यूट। ठीक है, कैसा एक्सक्रीट करेगा, डाइल्यूट यूरिन जो होगा वो एक्सक्रीट आउट होगा, किडनी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ठीक है, और हाइपरग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि इंसुलिन का रिलीज जो है हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर इंसुलिन रिलीज जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, उस वजह से ये भी एक सिम्टम आएगा हाइपोकैलेमिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। अब अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो गया है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पेशेंट का जो है वो हाइपोमैग्नीसीमिया जो है उसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पेशेंट को ओरल पोटेशियम रिप्लेसमेंट देंगे। ठीक है, ओरली पेशेंट को क्या करेंगे, पोटेशियम के रिप्लेसमेंट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिरप पोर्टक्लोर आती है ना, वो प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है डाइटरी सप्लीमेंट्स देंगे। अब डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर हमने हाइपरकैलेमिया के अंदर भी बात करी थी कि बनाना जो है वो रिच सोर्स होता है पोटेशियम का। ठीक है, और इसीलिए हाइपरकैलेमिया में तो बनाना को अवॉइड करेंगे और हाइपोकैलेमिया के अंदर बनाना को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आईवी फ्लूइड केसीएल वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं पोटेशियम की। जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि हम पेशेंट को ओरल पोटेशियम दे रहे हैं या आईवी फ्लूइड से पोटेशियम दे रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ओरल पोटेशियम की, कि अगर पेशेंट को ओरल पोटेशियम दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, इट में कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, सो नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, जो ओरल पोटेशियम नोजिया एंड वॉमिटिंग करवाएगा, इसीलिए कभी भी उसे एम्प्टी स्टमक नहीं देना है। नेक्स्ट चीज क्या है, दिस लिक्विड हैज अनप्लीजेंट टेस्ट, सो शुड बी टेकन विद जूस और अदर फ्लूइड्स। ठीक है, कि इसका टेस्ट कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कड़वा या अजीब सा होता है, इसीलिए हमेशा पेशेंट को एडवाइस करा जाता है या तो जूस के साथ में या किसी और फ्लूइड के साथ में उसे लेना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, तो उसके अंदर जूस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो उस टाइम पे हम सिर्फ किसी फ्लूइड के साथ में, जैसे कि पानी वगैरह है, उसके साथ में हम एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्टेबल पोटेशियम की। ठीक है, जो पोटेशियम क्लोराइड की केसीएल की फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, शुड नेवर बी गिवन विथ मोर देन 10 इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है पर लीटर पर आवर बोल रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ये कि 1 घंटे के अंदर हमें 5 to 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देना है। क्यों, क्योंकि अगर हम ज्यादा दे देंगे तो पेशेंट के अंदर अरिथमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, पेशेंट के अंदर कार्डियक अरिथमिया जो है वो अराइज हो सकता है। ठीक है, और पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट है इट में कॉज फ्लेबाइटिस। हमेशा ध्यान रखना कि जो केसीएल जो होता है ये एक हेवी डोज ड्रग होती है, तो जब हम उसको पेरिफेरल लाइन से देंगे तो वो फ्लेबाइटिस करता है, प्लस उसके साथ साथ में पेशेंट को लोकल साइट पेन भी होता है। ठीक है, पेशेंट को लोकल साइट पेन भी होगा, मतलब जहां पे आईवी कैनुला लगा है वहां पर क्या होगा, पेशेंट को पेन भी होगा, फ्लेबाइटिस की कंडीशन भी अराइज होगी। ठीक है, और अगर हम ज्यादा फास्ट दे देंगे तो वो आगे जाके अरिथमिया भी पेशेंट के अंदर अराइज कर सकता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।